हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 PYQs डिस्कस करने हैं। 60th क्लास है। 59 क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो रखी हैं, यानी इससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ओके। उनमें मोस्टली में मैंने 45 क्वेश्चंस करवाए थे, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रीहेंशन के रह गए थे या छोड़ दिए गए थे कि आप कर सकते हो आराम से। बट इस बार की जो अब आगे की फर्दर जो अभी अगस्त में एग्जाम हुए हैं, अगस्त से लेके सितंबर तक, उन एग्जाम्स के मैंने क्वेश्चंस जो ये 5 क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रीहेंशन के, ये भी पीपीटी में ऐड कर दिए हैं। तो लास्ट में जाके मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दूंगी आपको, बट आप जो है एक बार वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सो ओवरऑल 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये वो वाले क्वेश्चन पेपर्स की शुरुआत हो रही है सोल्व करने की, जो इस बार 21 अगस्त से 4 सितंबर तक हुए हैं। टोटल शिफ्ट्स मिला के जब आप पेपर 1 देखेंगी तो टोटल 20 क्वेश्चन पेपर्स हैं, यानी कि हमारी क्लासेस टेक्निकली क्लास नंबर 60 से लेके 79 तक चलेंगी आपके दिसंबर वाले एग्जाम से पहले। ठीक है, चूंकि अभी लग रहा है ऑब्वियसली नोटिफिकेशन अभी तक भी नहीं आई है, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 16th ऑफ नवंबर बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी, क्योंकि जिस टाइम तक आपकी नोटिफिकेशन आएगी मैं रेस्ट जोन में जा चुकी होंगी। तो आई थॉट कि कुछ एक वीडियोस जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी जाएं। सो 16 नवंबर तक तो ये नहीं आई है। अब जितने भी 15-20 दिन में जब भी आएगी, क्योंकि ये क्लासेस आपकी 1 दिसंबर से मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगी। सो 1 दिसंबर को आप ये क्लास देख रहे होगे, 60th क्लास। एंड अब धीरे धीरे करके आपको ये क्लासेस देखने को मिलेंगी, जितनी मैं रिकॉर्ड कर पाई उतनी। बट ये श्योरिटी है कि आपका जब एग्जाम होगा इस बार का, क्योंकि जो कि जनवरी तक जाएगा ही जाएगा मिनिमम, तो जनवरी तक जाने की वजह से तब तक मैं अच्छे से रिकवर हो चुकी होंगी। सो उस टाइम पे भी आपकी क्लासेस अगर ये बच गई तो आपके एग्जाम से पहले तो एक्सट्रीम सिनेरियो में ये कवर हो ही जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी एक और जो कंक्लूजन मैंने निकाला है इन 60 to 79 क्लासेस की पीपीटीज बना के या इनको एनालाइज करके, ये समझ आता है कि आपकी जो पहले की 59 क्लासेस है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज जो हैं वो रिपीट हुए हैं कुछ एक। ओके, सो यानी कि वहां से इंफॉर्मेशन आपकी यूज भी हो सकती है और डायरेक्ट रिपीट भी हो सकती है। ठीक है, सो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि भाई ये क्लासेस कम लग रही हैं, कि हाँ एक दो करके क्लासेस आ रही हैं, तो आप ये 59 क्लासेस को रिपीटेडली रिवाइज कर लीजिए। यानी कि जितनी भी क्लासेस हो जाएंगी आपके 79 क्लासेस आपके पेपर से पहले, वो क्लासेस जो हैं वो बहुत वो ब्रह्मास्त्र हैं एक तरीके से। आपको उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं करनी है, उस इंफॉर्मेशन से नोट्स बनाने हैं। यहां से जो भी क्वेश्चन आ जाए इन क्लासेस में से या पीवाईक्यूज में से, वो आपका सोल्व होना ही चाहिए। इतना रिवाइज करना है इनको। ओके, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है जी, जो बच्चा पहली बार देख रहा है इनकलकेट लर्निंग को या इस क्लास को, सो वो आपको ध्यान रखना है कि वीआईपी टॉपिक्स जो मैंने कवर करवाए हैं पेपर 1 के लिए, यानी जो वीआईपी क्लासेस आपकी पेपर 1 के लिए हुई हैं, वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अराउंड 20-22 वीडियोस हैं उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने कुछ भी नहीं कर रखा ना, तो भी एटलीस्ट वो टॉपिक कवर कर लीजिए। अगर आप उनको कवर करके ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करना शुरू करेंगे ना, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सोल्व हो जाएगी। ओके, सो ये दो चीजें मुझे बोलनी थी कि एक्सट्रीम सिनेरियो में कैसे भी करके आपके एग्जाम से पहले ये सारी क्लासेस, ये सारे पेपर्स मैं करवा दूंगी। एंड आपको वीआईपी टॉपिक्स बार बार रिवाइज करने हैं, बिकॉज उन्हीं से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 21 अगस्त का पेपर है इंग्लिश का। 21 अगस्त के शिफ्ट 1 में जितने भी पेपर हुए वो सेम ही होते हैं ऑब्वियसली। तो शिफ्ट 1 का पेपर है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, ऑब्वियसली ये क्लास लाइव नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आप जो है वीडियो को पॉज करके भी एक बार सोल्व करके देख सकते हैं, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे। ओके, बिकॉज लाइव होती तो ऑब्वियसली मैं वेट करती कि आप लोग आंसर करें, बट लाइव नहीं है तो आई विल नॉट वेट, मैं सीधा रिकॉर्ड करूंगी इस चीज को। क्वेश्चन आपके सामने है पहला। इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ठीक है, टेबल आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। डाटा इंटरप्रिटेशन के जिस तरीके के क्वेश्चन पीवाईक्यूज पहले आए हुए हैं, उसी तरीके के इस बार भी आए हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम सा रहता है कि आपको परसेंटेज निकालना आता हो, आपको सिंपल जो क्वेश्चन है वो समझ आ जाए। और इन क्वेश्चन में डाटा इंटरप्रिटेशन में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझने में थोड़ी गड़बड़ की तो ज्यादा टाइम अपना क्वेश्चन समझने में लगा लीजिए,
रादर देन वो कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत समझ के आपने गलत कैलकुलेशन की तो और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस कई बार लंबी लंबी होते हैं, तो वो चीज ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन गलत ना समझें और देखी जाएगी। ठीक है, टेबल शो कर रही है आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन एमटेक कंप्यूटर साइंस क्लास, जो कि एम्प्लॉयमेंट मतलब वो एमटेक कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है हार्डवेयर कंपनी में, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में, ये एरियाज हैं उनके। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एरिया और अदर एरिया, तो 4 एरियाज जो है इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। ओके, एंड अदर ड्यूरिंग द 5 ईयर्स, तो 2019 से लेके 2023 तक एमटेक वाले बच्चे जो पास आउट हुए हैं उनको इन 4 एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिली। इस तरीके से आपको खुद समझना है ये क्वेश्चन। ओके, अलोंग विद द एवरेज स्टार्टिंग सैलरीज ऑफ स्टूडेंट्स पर मंथ, यानी कि मान लो ये जैसे यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया कि टोटल स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं वो 2019 में है 800, 2020 में है 600, 2021 में है 1100, यहाँ पे है 1200 स्टूडेंट्स और यहाँ पे है 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इनका परसेंटेज दे रखा है, यानी 800 में से 22% की जो नौकरी लगी है वो हार्डवेयर एरिया में लगी है, 36% की जो नौकरी लगी है वो SQA यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एरिया में लगी है, एंड देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 19% की और अदर्स में आ गया 23% की। ठीक है, अब इनकी एवरेज सैलरी, यानी ये जो 22% लोग हैं इनको जो अलग अलग सैलरी मिल रही है उसका जोड़ के और उससे नंबर से डिवाइड करके जो इनकी एवरेज सैलरी है वो है 54,500। इन 36% की, ये बात याद रखनी है, ये ना थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होके बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। आप ये 22 लोग मत सोचिए, ये 22% है। ओके, 800 का 22%, यानी कि अगर मैं ये लगाऊं 800 का 22%, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 लोग हैं ये। 176 लोगों का एवरेज सैलरी निकाली हमने 54,500। ओके, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, समझ आना चाहिए आपको क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसे ही है सारी चीजें। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरेज मंथली सैलरी ऑफर्ड टू एन एमटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इन 2023। ओके, और एमटेक कंप्यूटर साइंस मतलब ये तो सारे ही एरियाज की बात कर दी इन्होंने। इज अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंटेज मोर देन दैट इन 2022, यानी कि मुझे 2022 में और 23 में एवरेज मंथली सैलरी जो है वो पहले निकालनी है। वो एवरेज मंथली सैलरी को क्या करना है, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कितना परसेंटेज ज्यादा है, मोर देन दैट। ओके, तो कितना परसेंटेज ज्यादा है मतलब कितना ज्यादा है वो निकाल के उसका परसेंटेज निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चंस हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, मोर देन वाले क्लियर कट समझा रखा है आपको। तो आप क्या करेंगे, देखो अभी के लिए इन्होंने सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर लिया है, तो हमें ये परसेंटेज के लिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितने लोग हैं। ओके, हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि क्योंकि ये सारा टोटल परसेंटेज मिला के टोटल लोग ही आएंगे, राइट। तो अगर मैं इस एवरेज सैलरी को मिला दूं इन सारों की, तो सारे लोगों की एवरेज सैलरी आ गई, ये देखा जाए तो ये ऑलरेडी एवरेज मंथली सैलरी इन्होंने दे रखी है एक तरीके से। तो अब इनको जोड़ दीजिए, यानी कि 2023 में एवरेज सैलरी जोड़ दीजिए 98,100। मैं आपको बता देती हूँ कितना आंसर आएगा। जब 2023 में जो कि 1000 लोग हैं उनका जब आप ये जोड़ेंगे सैलरी, तो ये आ जाएगा 36,21,00। इसको एडिशन करके देखिएगा। ओके, जब आप 22 ये 2022 वालों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 322,800। ठीक है जी। अब ये तो 2023 में एवरेज सैलरी आ गई, ये 2022 में आ गई एक तरीके से। अगर आपको फिर भी और एवरेज देखना है तो आप ये भी कर सकते हो कि 4 एरियाज हैं, पर्टिकुलर एरिया वाइज आ जाएगी अगर आप डिवाइड बाय 4 कर दोगे। बट आपसे सारी ही पूछी है तो आप इतना चल सकते हो इसके हिसाब से। ठीक है, तो जोड़ना है हमें बेसिकली। ठीक है, तो जोड़ने से इतना काम चल जाएगा। अगर आप डिवाइड बाय 4 करोगे दोनों को तो भी आंसर सेम ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका 36,21,00 और 32,2800। माइनस कर दीजिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3,9,300, यानी कि इतना डिफरेंस है बेसिकली। ओके, दोनों सैलरीज में 2022 और 23 की एवरेज सैलरी लगा लो, या अगर एवरेज मंथली सैलरी लगानी है तो 12 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये आपने एवरेज, वैसे तो एवरेज को ही जोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। आपको कैसे भी सोल्व करो, क्योंकि दोनों को हम बराबर ही लेके चल रहे हैं। मैं अगर डिवाइड नहीं कर रही हूं तो दोनों को ही नहीं कर रही हूँ। ओके, सो
39,300 अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ये 322 वाले से। सो डिवाइड बाय 322 800 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करके देखिए, उत्तर आपका आएगा 12.17। ओके, अगर आप डिवाइड करके भी करेंगे या और बिल्कुल ही आपको वो होता है ना कि एक्यूरेट सिनेरियो निकालना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कि 19%, 37%, 16%, 28%। वहां से फिर ये टोटल सैलरी निकालनी पड़ेगी, यानी मान लो 19% में कितने लोग आए, उन लोगों को 89 200 से मल्टीप्लाई किया तो वो सैलरी टोटल आ गई उनकी। फिर टोटल सैलरी जो हम जोड़ेंगे उसको यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ लोग हैं यानी 1200 उससे डिवाइड करेंगे, तब जाके आएगी। ठीक है, वैसे वो इसी रेंज में आएगी, हम डिवाइड कर सकते हैं, बट ये तरीका भी गलत नहीं है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि हम दोनों तरीके, दोनों साइड सेम ही चीजें लेके चल रहे हैं। यानी अगर कुछ एरर हम कर भी रहे हैं गड़बड़, तो वो दोनों में सेम एरर हो रही है जो कि नेग्लेक्ट हो रही है। ठीक है, उत्तर आ जाएगा जी आपका 12.17। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज मंथली सैलरी ऑफर्ड टू एन एमटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इन 2020? 2020 की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है ऑब्वियसली। 2020 में कितने लोग हैं? 1100 लोग हैं। 1100 ही है ना? नहीं, 600 है भाई टोटल। ये देखो, 2019 में 800, 2020 में 600 लोग हैं टोटल। यानी कि 600 का 17%, 600 का 48%, 600 का 23% एंड 12%। ये लोग जो है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे एवरेज मंथली सैलरी पूछी है जो कि ऑफर की जाती है। एवरेज हम तभी निकाल पाएंगे। ओके, वो वाला जो तरीका मैं, क्योंकि जैसे इस तरीके से एवरेज निकालेंगे ना, वैसे ही तरीके से वो एग्जैक्ट तरीका होगा 2022-23 की एवरेज सैलरी निकालने का। बट जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया वो गलत नहीं होगा, उससे आंसर आपका आएगा। ओके, देखो एग्जैक्ट तरीका देखो कितना लंबा पड़ेगा अब अपने को। ये 600 लोग हैं, 600 का 17%, 17% निकालना है, 48%, 23% और 12%। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 600 का 17% कैसे निकालेंगे? 600 मल्टीप्लाई बाई 17 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 7 6 की 42, 2 6 कम 6, 7 और 8, यही है ना? नहीं, 7 8 9 10, 102। ठीक है, तो यानी कि 102 लोग हैं यहाँ 17% में। 48% निकालेंगे तो 488, 288 लोग आ जाएंगे। कैलकुलेट करके देखना चाहे 138 आ जाएंगे जब 23% निकालोगे 600 का। 12% निकालोगे तो 72 लोग आ जाएंगे। यानी कि 102 लोगों की एवरेज सैलरी थी ये 63,800। तो अगर मैं 102 को इस 63,800 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल सैलरी आ जाएगी ना। तो वो टोटल सैलरी कितनी आएगी मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे। तो जितने मोस्ट प्रोबेबल क्वेरीज मुझे लग रही हैं कि आपकी आ सकती हैं, उस हिसाब से मैं आंसर कर रही हूँ। तो जब 102 को आप ये मल्टीप्लाई करोगे 63,800 से, तो आपका आंसर आएगा 650,76,00। ठीक है, जब आप 288 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 63,900 से, क्योंकि उनकी एवरेज सैलरी यानी 288 लोगों की एवरेज है ना ये, तो 288 मल्टीप्लाई बाय अगर इस एवरेज को किया तो 288 की टोटल सैलरी आ जाएगी। राइट, ये क्या आ जाएगा आपका? 18 40 3200। ठीक है, देन है अपना अगला, जब आप 138 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8 8 8 7200। देन आपका आ जाएगा जी 3 6 6 4 8 0 0। ये क्या है? जब आप 72 को मल्टीप्लाई करोगे 50,900 से, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 374 62 800। चेक कीजिएगा सोल्व करके। ये आई है आपकी टोटल सैलरी। जितने 600 लोग हैं, 600 लोगों की सैलरी मिला के ये हो रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 600 से तो क्या आएगी? मेरी एवरेज सैलरी आएगी मंथली, क्योंकि ये मंथली सैलरी है अपने पास। तो 600 से डिवाइड करने पे आपका क्या आ जाएगा? 62,438 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। ये मत सोचना ड्रॉप क्वेश्चन के लिए भी इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी। सो एग्जैक्ट तरीका तो ये रहेगा, ऐसे निकलेगी आपकी एवरेज मंथली सैलरी, जो पिछले क्वेश्चन में भी 2022-23 के लिए आप निकालना शुरू करेंगे तो वैसे ही निकलेगी, बट वो शॉर्टकट वाले तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ओके, टाइम कम है तो। थर्ड क्वेश्चन, इन 2021 स्टूडेंट्स गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन हार्डवेयर, ये है हार्डवेयर। 2021 अर्नड रुपीज इतने लाख ज्यादा मोर देन दोज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, गलत नहीं करना है क्वेश्चन, क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर देखते ही हम SQA पे भी जा सकते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के किसका क्या डाटा है उस हिसाब से कैलकुलेशन शुरू कीजिए, डबल चेक करके। नहीं तो कैलकुलेशन के बाद डबल चेक करना पड़ेगा, जब जो आंसर आप निकालेंगे वो इन ऑप्शंस में होगा ही नहीं। ओके, तो वो गलती नहीं करनी है। सो 2021 में ये है 2021, ये है आपका हार्डवेयर वाले में, अच्छा हाँ, ये 23%, 75,500, सॉफ्टवेयर वाले में 21%, 70,500। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने बोल दिया पर एनम, यानी हर साल एनुअली निकालनी है, हमें दे रखी है मंथली। ओके, अब मैं 2021 का 23% अगर निकालूं तो 2021 में लोग कितने हैं, 1100 हैं। 1100 का पहले 23% निकालो और 21% निकालो। 1100 का 23%, 20 से 20 कट आउट, आंसर आएगा 253। फिर 1100 का आपको निकालना है 21%, 21 को और 11 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 231। ठीक है, यानी कि ये 253 लोगों की एवरेज सैलरी है और 70,500 ये आपकी 231 लोगों की एवरेज सैलरी है। यानी इनकी सैलरी कितनी होगी, 75,500 एवरेज इंटू में जितने टोटल लोग हैं 253, यहाँ पे क्या है 75,500 था भाई, ये 75,500। ठीक है, ये है 70,500 मल्टीप्लाई बाई 231। अब एनुअली निकालनी है ना, तो इंटू 12। ओके, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके वो चीज आएगी। अब इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो देख लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको कितना मल्टीप्लीकेशन आएगा। जो आपका ये हार्डवेयर वाले में इसका और इसका ना, ठीक है, तो पहला जो मल्टीप्लीकेशन आएगा 253 मल्टीप्लाई 12, ये वाला आएगा 229, 229, 218, 000। एक मल्टीप्लाई आएगी आपकी 195, 426123 ठीक है, यानी कि ये आपका आ गया टेक्निकली 2021 में हार्डवेयर वाला, और ये आपका आ गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला। अब इसमें से हमसे पूछा है कितने ज्यादा है, तो माइनस कर दीजिए। तो सिंपली आपको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो आप आ जाएगा 29733। ठीक है, तो यानी कि 3379, 2 और 3 0, तो 3 और 2 5 के बाद मैं यहाँ डेसिमल लगा के लाख में कन्वर्ट कर सकती हूँ इसको, तो ये 337.92 लाख आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ये वाला कितना ज्यादा है वही पूछा था हमसे। चलो, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ। परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हार्डवेयर इन द ईयर 2023 विद रेफरेंस टू 2019, यानी कि 2023 और विद रेफरेंस टू 2019 पूछा क्या है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है एवरेज स्टार्टिंग सैलरी यहाँ जो है, और बाद में यहाँ हार्डवेयर में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन हार्डवेयर, यानी यहाँ पे एवरेज सैलरी और यहाँ पे मंथली एवरेज सैलरी। ओके, तो ये तो सिंपल है, मंथली एवरेज ही दे रखा है अपने को, तो 98,100 में से 54,500 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 00634। ठीक है, अब पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीज, यानी इंक्रीमेंट कितना हुआ है 43,600, तो 43,600 कितना परसेंटेज, किससे ज्यादा है, 54,500 से 43,600 ज्यादा है, तो इंटू 100, 20 से 20 कट, इसकी परसेंटेज निकालिए, एग्जैक्ट 80% आएगा, एग्जैक्ट। ठीक है जी, देख लीजिए, वरना 545 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 40, 4 8 चौके 32, 4 36, 3 8 5 40 और 3 43, यानी 8 पे जाएगा, 545, 8 जा और 0 यहाँ पे एक बच गई अपनी, तो 80% आ गया आपका आंसर। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑलरेडी दे रखी थी हार्डवेयर वाले। देन है लास्ट क्वेश्चन, DI में इन ऑल द 5 years द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर में पांचों के पांचों साल में जितने स्टूडेंट्स को मिल रही है एम्प्लॉयमेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन SQA पूछा है। सॉफ्टवेयर के साथ मत चले जाइएगा, जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैंने भी जल्दबाजी में पूरा का पूरा सोल्यूशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेके कर दिया, एंड आंसर ऑब्वियसली गलत आया। ओके, सो सॉफ्टवेयर को देखते ही ये मत सोचिए कि अच्छा यही है, तो SQA का पूछा है, यानी ये 36%, 48%, 43, 37 और 32। हमसे सिर्फ स्टूडेंट निकालने हैं हमें, यानी कि 2019 में कितने हैं टोटल 800, यहाँ है 600,
यहाँ 1100, यहाँ पे 1200 और यहाँ पे 1000। ठीक है, इनमें से 22% निकालिए 800 का, 36% निकालिए 600 का, 17, 48 दोनों परसेंटेज। ऐसे ही ये परसेंटेज कैलकुलेट करके जितने बच्चे आएंगे उनको, जो हार्डवेयर वाले हैं उनको टोटल कर दीजिए और माइनस कर दीजिए SQA वाला, या फिर उल्टा जो भी ज्यादा कम वैल्यू है उस हिसाब से। चूंकि हमसे पूछे हार्डवेयर वाले इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हार्डवेयर वाले जो है वो कम आएंगे, सॉफ्टवेयर ये SQA वाले ज्यादा आएंगे। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना है 36% निकालना है 800 का। ठीक है, 36% ऑफ 800, देन प्लस करना है 48% ऑफ 600, देन प्लस करना है 43% ऑफ 1100, प्लस है यहाँ पे भी, ठीक है, जोड़ने हैं ये सारे, प्लस 37% ऑफ 1200, प्लस 32% ऑफ 1000। ठीक है, वैल्यूज बताऊं क्या क्या आएंगी। जब आप 36% निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जी 288, दूसरी भी आएगी 48% में 288, फिर आएगी 473, फिर आएगी 444, 473 या 973, मैंने ही अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही, कमाल ही हो गया। ठीक है, ये तीसरा है ना, तो 43 को 11 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 11 3 33, 11 चौके 44, 45 46 47, एंड देन, अच्छा ठीक, तो एक सेकेंड, अरे सीधा सीधा करते हैं ना, अच्छा आ तो गया 473। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 473 है। ओके 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 ओके, देन अच्छा प्लस है ये, प्लस 444 प्लस 320। जब आप इन पांचों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1813, यानी सॉफ्टवेयर ये क्वालिटी एश्योरेंस में 1813 बच्चे टोटल गए हैं जिनको जॉब मिली है, 1813। देन आप सेम तरीके से आपको ये निकालना है हार्डवेयर वाला, ये तो आ गया 1813 बच्चे जोड़ दिए हमने। हार्डवेयर वाले में 22% निकालिए, इन सब का ही निकलेगा, देखो 100, 600, 1100, 1200 एंड 1000। 1000 का 32%, 1200 का 19, 1100 का 23 और इसका 17। तो बेसिकली वो यहाँ 8 से 8 दूनी 16, 8 दूनी 176, ठीक है ना, 176 प्लस 102 आ जाएगा 17 छिक्के वाले में, फिर आपका आ जाएगा 253, 228 और आपका 320। ये वैल्यूज आ जाएंगी कॉन्टिन्यूटी में। जब आप इनको ऐड करेंगे इट विल बी 1079, यानी कि एक जगह पे 1813 बच्चे हैं, एक जगह पे 1079 है, माइनस कर दीजिए 734 आ जाएंगे। 734 बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन हार्डवेयर इज 734 लेस देन किसमें, यानी कि हार्डवेयर में 734 कम है, या ये बोल लो सॉफ्टवेयर वाले में 734 ज्यादा है। ठीक है, आंसर आ गया आपका थर्ड। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये पांचों क्वेश्चन आपका समझ आए होंगे। परसेंटेज कैसे निकालना है, मोर देन परसेंटेज वाला कैसे निकालना है, तो वो इंक्रीज कैसे निकालना है। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन रिपीटेडली आए हुए हैं, बस नंबर्स चेंज हो जाते हैं, तरीका चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, बट तरीका सोल्व करने का वही रहेगा कि परसेंटेज निकालना आता हुआ आपको। देन है जी 6 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग अलग से करवाया था वीआईपी टॉपिक में, सो वीआईपी टॉपिक्स आर मस्ट। ओके, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि देखो डीआई जितने पीवाईक्यूज में करवाए हुए वैसे सोल्व हो रहा है, छठा क्वेश्चन भी आपका वैसे ही सोल्व हो रहा है जो आपके वीआईपी में करवाया था। तो सैम्पलिंग की दो टेक्निक होती है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का आपसे पूछा है, आंसर आपका आ जाएगा थर्ड, यानी कि ए एंड सी। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज वीआईपी टॉपिक्स में भी कर रखा है डिटेल में एक्सप्लेन। पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। फिजिकल सिचुएशन, पर्सन्स इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन, जो पर्सन्स इन्वॉल्व है किसी इंटरेक्शन में वो पार्टिसिपेंट्स ही तो होंगे ना, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। अगर इतना भी मतलब इट्स लाइक चार ऑप्शन में से एक भी सोल्व हो रहा है ना ऐसे रैंडम क्वेश्चन में, तो भी कई बार क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये देखो बी का फर्स्ट। ओके, फिजिकल सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन में क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी, सीन या सेटिंग। फिजिकल सिचुएशन है तो कोई ना कोई सीन या सेटिंग तो है ना, कोई ना कोई एनवायरमेंट है वहां पे। ओके, सो ये फोर्थ हो गया। यहीं से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया कि आंसर तो फोर्थ आएगा ही आएगा। जिस मैनर में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन एनेक्टेड, वो आपका की हो गया, और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपका इंस्ट्रूमेंटेलिटी हो गया। ठीक है,
When the sample has been randomly selected, जब सैंपल को randomly select किया गया है, which among the following may be expected in cross sectional research design? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, रिसर्च वाली वीडियोस में करवा रखे हैं। क्रॉस सेक्शनल में एक ही टाइम पे डाटा कलेक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में बार बार डाटा कलेक्ट करते हैं हम सेम लोगों से। तो जब आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो किसी चीज को, तो ये वैलिडिटी का पूछा है इन्होंने, एक्सटर्नल इंटरनल वैलिडिटी। सो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या चेक करती है कि आप कितना जनरलाइज कर पाओगे चीजों को। तो जब आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया चीजों को, तो आप बेटर तरीके से जनरलाइज कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होगी सॉर्ट ऑफ। ओके, सो वो जनरलाइज आप बेटर कर पाओगे, तो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वैलिडिटी आपकी देखने को मिलेगी, ये तो श्योर है। अब इंटरनल वैलिडिटी कैसे देखने को मिलेगी? तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, यानी आपने एक बार डाटा कलेक्ट किया है और आप जो है अब उस डाटा को एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे चीजों को, तो वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में आएगा। एंड जब आप ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं वो कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है उसमें गड़बड़ देखने को मिल सकती है। ओके, और उसकी वजह से आपकी वीक इंटरनल वैलिडिटी जो है वो हो सकती है। तो आंसर आपका ए एंड सी रहेगा। इंटरनल वैलिडिटी की जब आप क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में बात करते हैं, तो इंटरनल वैलिडिटी की आप किसी भी रिसर्च में बात करो, पॉइंट सिर्फ इतना सा होता है कि जो आपने चीजें की है, जो आपने डाटा कलेक्ट करके उससे आंसर निकाला है, जो एक कंक्लूजन निकाला है, क्या वो कंक्लूजन जो आप चाह रहे थे उन्हीं फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहा है, या कोई और फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे थे आपके रिसर्च को, तो वो सारी चीजें कंसीडर होंगी। तो कितना ट्रस्टवर्दी है आपका रिसर्च, ओके, वो इंटरनल वैलिडिटी शो करेगा एक तरीके से, कितनी एक्यूरेट्स है रिजल्ट, ओके, एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। सो वो चीज है। क्रॉस सेक्शनल जो है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, जहां पे आप एनालाइज करोगे डाटा को जो आपने एक ही बार में कलेक्ट किया है। जब भी आप क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की बात करोगे, तो इंटरनल वैलिडिटी थोड़ा सा कंसर्न हमारा हो जाता है, बिकॉज वो जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो ऑब्जर्वेशनल नेचर की वजह से हमें इंटरनल वैलिडिटी वीक देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स टी टेस्ट वुड बी यूजफुल फॉर, टी टेस्ट यानी कि बेसिक स्टैट अब आने लग गया है आपके पेपर 1 में, इसीलिए जो बेसिक स्टैट की 10 क्लासेस थी जो मैंने आपको करवाई थी कि पेपर 1 के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है वो, ओके, पेपर 1 के ही पर्सपेक्टिव से करवाई थी, ताकि आपको डिटेल में भी स्टैट ना करना पड़े और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो मेक श्योर वो 10 क्लासेस आप देख लें। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीआईपी क्लास या वीआईपी टॉपिक्स का और ये जो 10 क्लासेस है स्टैट की, इनका लिंक जो है वो ऐड कर दूंगी, प्लीज उनको देख लीजिएगा। या फिर मैं वीआईपी टॉपिक्स है ना, उसी में ही ये 10 स्टैटिक क्लासेस जो स्टैट की क्लासेस हैं इनको ऐड ऑन कर दूंगी, तो इसी प्लेलिस्ट में ही आपका काम चल जाएगा। ये 10 क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीआईपी के साथ साथ, ठीक है। तो टी टेस्ट पूछा है जी, स्टूडेंट्स टी टेस्ट कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी वेदर देयर मीन डिफर। हाँ, तो दो ग्रुप को चेक करता है ये, दो ग्रुप के मीन को कि वो कितना डिफर कर रहे हैं, वो एक ही पॉपुलेशन के हैं या अलग अलग पॉपुलेशन के हैं। ओके, मल्टीपल ग्रुप के लिए हम अनोवा का इस्तेमाल करते हैं, अनोवा, मोर देन 2 ग्रुप, ठीक है। तो बी तो नहीं आएगा। अगर आपको आगे डाउट भी है तो ये बेसिक इतना सा भी पता हो, तो बी नहीं आएगा करके भी आपका आंसर सोल्व हो गया, ये बी नहीं आएगा। तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन आपका बचता है, बाकी दोनों ऑप्शन भी सही है कि आप सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस भी टेस्ट कर सकते हो, उसमें भी आपका टी टेस्ट यूजफुल होगा। ओके, Which of the following statements best describes a blog? ब्लॉग कई बार आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। ब्लॉग, व्लॉग, ये वीलॉग जो बोलते हैं उसमें वीडियो आ गया। ब्लॉग में सिर्फ राइटिंग पार्ट आता है कि आप लिख रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, लिखते टाइम भी वो ब्लॉग में जो आप लेटेस्ट लिखोगे वो सबसे ऊपर होगा। जैसे हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे वीडियोज अपने पोस्ट वगैरह डालते हैं, तो वो जो सबसे पहले पोस्ट डाला वो सबसे नीचे चला जाएगा, वो रिवर्स क्रोनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, राइट। सो वो वही होता है ब्लॉग में। ये इन्फॉर्मेशन तो हमने पीवाई की उसके थ्रू भी पढ़ रखी है। अ वेबसाइट दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कोलैबोरेट एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन, okay, chronological list of posts on a website typically written by a single author about a subject, ये है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ ऑडियो एंड वीडियो एपिसोड्स, नहीं वीडियो की तो बात ही नहीं हो रही है ना, ऑडियो की बात हो रही है। ऑडियो वीडियो में तो फिर वो पॉडकास्ट, ऑडियो में यूजुअली पॉडकास्ट बोल देते हैं, वीडियो में वॉडकास्ट बोल देते हैं, वो आ गया। दैट सब जो सब्सक्राइबर्स डाउनलोड करके देख सकते हैं अपनी डिवाइस पे या स्ट्रीम कर सकते हैं। अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दैट अलाउज यूजर्स टू सब्सक्राइब टू व्यू कंटेंट अपडेट फ्रॉम अ क्रिएटर, नहीं ये भी नहीं होगा जी। सो ब्लॉग बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा।
3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। कई बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वही आते हैं, बहुत बेसिक। आपने पीवाईक्यूज वाला जितना भी मैथ्स कर रखा होगा ना, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है पीवाईक्यूज में और करवाया भी हुआ है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहले 30% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो भी आंसर आया उसके बाद वापस से 30% का डिस्काउंट दिया और वापस से 30 का दिया, यानी 3 कॉन्टिन्यूटी में डिस्काउंट दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 90% का डिस्काउंट मिल गया है, नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सक्सेसिव का मतलब ये नहीं होता कि उनको जोड़ दो सीधा सीधा, ओके। तो 30% के डिस्काउंट दिए हैं, तो वो कौन से एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर होंगे? दो तरीके हैं। एक जेन्युइन तरीका है जो आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ये अरे फॉर्मूला के साथ, ठीक है, मेथड जो प्रॉपर है। और एक जो है आपका, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक कॉमन लॉजिक वाला है। कॉमन लॉजिक वाला पहले बता देती हूँ। जैसे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, यानी मान लो कोई चीज है 100 रुपए की, पहला डिस्काउंट उस पर 30% का मिला, कितने की हो गई? 30%, सीधा सीधा 70 रुपए की हो गई वो चीज। अब 70 के 30% का मिला है, तो 70 का 30% निकाला यानी 21 रुपए का। तो 70 में से 21 माइनस कर दो, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 2 गए 4, यानी अब वो चीज 49 की हो गई है दूसरे डिस्काउंट के बाद। अब 49 के ऊपर भी 30% का डिस्काउंट मिला है तीसरा, तो 49 का 30% क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 2 एंड 4 तीय 12, 13 14, यानी 14.010 बची हुई है ना इधर, 14.7, यानी 49 में से 14.7 माइनस कर दीजिए, कितने की चीज आएगी? 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 8 में से 4 गए 4, एंड देन 4 में से 1 गया 3, 34.3 रुपए की चीज पड़ी है आपको। तो टोटल एक सिंगल डिस्काउंट कितने का मिला? यानी 100 में से अगर मैं 34.3 माइनस कर दूं तो ये कितना आ गया? 10 में से ये 7, 5, 6, यानी 65.7% का डिस्काउंट मिला है मुझे, जब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जो मेरा उत्तर आया है उसका। यानी 100 में से वो चीज मुझे 34.3 रुपए की पड़ी है कंपैरेटिवली 3 डिस्काउंट्स के बाद, ओके। तो सक्सेसिव का मतलब एक डिस्काउंट दिया, उस पे जो वैल्यू आई, जो आंसर आया, उसके बाद दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, ओके। तो वो 30 का मतलब हो गया कि 65.7% का डिस्काउंट। एक तो ये तरीका हो गया कॉमन सेंस वाला कि मुझे फॉर्मूला ध्यान नहीं है, बट एक फॉर्मूला ध्यान वाला भी है। फॉर्मूला ध्यान में रहेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, यही होता है ना। आंसर तो आ गया, माइनस आएगा यहाँ फॉर्मूला में, ठीक है, यानी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। सो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, लेकिन इसमें 3 दे रखे हैं, बट हमें 2-2 करके ही निकालने पड़ेंगे, फिर 2 डिस्काउंट के लिए है ये। तो 2 मतलब पहले 30 है, तो पहले वाला क्या आ जाएगा? 30 प्लस 30 का डिस्काउंट माइनस 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 कट, यानी 60 माइनस 3 तिया 9, यानी कि 51%। फिर तीसरा डिस्काउंट है 30, यानी पहले 2 का इक्विवेलेंट हो गया 51%, और 51 और 30 का क्या रहेगा? तो वापस से x हो गया अब 51 प्लस 30 माइनस 51 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 कट, 3 एकम 3, 5 तिये 15, ठीक है ना। हाँ, 15.3 माइनस करना है किसमें से? 1, 5 और 3 8, 81 में से। 81 में से 15.3 माइनस करोगे तो भी आपका 65.7 ही आएगा। तो आंसर आपका यही आएगा। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको देखते ही डरना नहीं है, कॉमन सेंस यूज करनी है। आपने नॉर्मल शॉपिंग तो की है ना, वही तरीका यूज करना है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा जी, ये आपका फॉर्मूला से और एक आपका कॉमन लॉजिक से। Description of actual words written or spoken used to tell a story and images or come pictures, images और pictures come under the category of। तो ये डिस्क्रिप्शन की जो आप बात कर रहे हैं किस कैटेगरी में आएंगे? डिस्कोर्स में, इवेंट में, ला में, परफॉर्मेंस में। कहीं से भी इवेंट, ला और परफॉर्मेंस नहीं लग रहा। कॉमन इंग्लिश भी अगर आपको आती है तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डिस्कोर्स में आती है ये सारी की सारी चीजें, ओके। 13th question, if you want to understand the theoretical reasons that led researchers to conduct a study that appeared as a research article in a journal, you would read which of the following section of the research article। अगर आप ये understand करना चाह रहे हो, ये समझना चाह रहे हो कि
क्या रीजंस रहे, क्या थ्योरेटिकल रीजंस रहे वो रिसर्चर के ये रिसर्च करने के, तो आप रिसर्च आर्टिकल में कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे कि आपको पता चल जाए कि रिसर्चर ने ये रिसर्च की क्यों है। आप डिस्कशन पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिजल्ट पढ़ेंगे। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट में बहुत छोटे पोर्शन में यानी ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ में ये मेंशन होता है कि ये रिसर्च हमने की है, ये रिजल्ट आया है। ओके, इंट्रोडक्शन में आप मेंशन करते हो कि आपने ये रिसर्च कहां से शुरू की और क्यों शुरू की। सो यहाँ पे रीजन मिल जाएगा आपको, थ्योरेटिकल रीजंस मिल जाएंगे। ओके, कि क्यों आपने ये रिसर्च की है इंट्रोडक्शन में। डिस्कशन में आप क्या करते हो, रिजल्ट जो आपका आ जाता है उस रिजल्ट के बाद आप डिस्कशन करते हो कि पहले ये चीजें हुई थी, उनके कंपैरिजन में मेरा ये आया है, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं या इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो यू आर डिस्कसिंग द होल सिनेरियो, उसमें डिस्कशन आ जाएगा आपका। सो इंट्रोडक्शन में आपको मेजर रीजन पता चल जाएगा, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे रिसर्च आर्टिकल का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, बताया था हर पेपर में लॉजिकली इक्विवेलेंट का क्वेश्चन मिलता है। वीआईपी क्लास में लॉजिकल इक्विवेलेंट के ऊपर पूरी मतलब सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए थे कि कैसे आप चेक करेंगे, कैसे आप जो है वो AEIO जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है उसको याद रखेंगे और कैसे जो है आप लॉजिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे। पहले आपको AEIO निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको कॉन्ट्रापोजिशन, ऑब्वर्जन, तो वो चीजें, कन्वर्जन, वो तीनों फिनोमिना पता होने चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो मैंने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में वीआईपी क्लास में करवाया है, मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं इसको। ये चीज कंक्लूजन थी हमारी कि हम A, E, I और O लॉजिकल इक्विवेलेंट के लिए समझाने के बाद ये हमने एक लिस्ट बनाई थी कि अगर आपका A है तो कॉन्ट्रापोजिशन अगर आप करते हो या ऑब्वर्जन आप करते हो तो लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर ई स्टेटमेंट दे रखी है तो कन्वर्जन और ऑब्वर्जन के बाद इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आ जाएगी। आई में कन्वर्जन और ऑब्वर्जन के बाद और ओ में कॉन्ट्रापोजिशन और ऑब्वर्जन के बाद। दैट्स इट, यही आपको याद रखना था। ओके, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, बी एंड डी हो जाएगा। वीआईपी क्लास नंबर 2 पूरी डिटेल में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी इस साल वाले जो क्वेश्चन उससे पहले जो भी क्वेश्चन आए लॉजिकल इक्विवेलेंट से रिलेटेड सारे वहां पे करवाए थे आपको। ओके, A history teacher wants to create an interactive timeline showcasing the evolution of different art movements over centuries. Which tool would best support the creation of this multimedia presentation? तो देखो गूगल फॉर्म नहीं होंगी क्योंकि गूगल फॉर्म में हम कोई भी वीडियो या मतलब ऐसे बहुत कुछ अच्छा इंटरेक्टिव टाइमलाइन आप शो कर दें वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यानी बचे ये 3 ऑप्शन। फ्लिप ग्रिड भी आपको ऑलरेडी करवा रखा है, पीवाईक्यूज में बहुत बार फ्लिप ग्रिड आया हुआ है। फ्लिप ग्रिड का मैंने आपको बताया भी था कि हाँ एक क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए अच्छा साधन है, बट प्रेजी, ये नया वर्ड देखने को मिला है आपको, प्रेजी जो है इसको ऐड ऑन कर लीजिए अपने नोट्स में। प्रेजी एक बेटर ऑप्शन हमारे लिए है क्योंकि फ्लिप ग्रिड जो है वो अभी 2024 में बंद भी हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद करने का डिसाइड कर लिया था। और प्रेजी जो है वो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन जो है मोशन का, जूम, स्पैटियल रिलेशंस, तो उन सारी चीजों का, स्पेस का और बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हुए बहुत बेटर तरीके से आपकी चीजें जो है वो प्रेजेंट कर सकता है एंड कैन मेक यू अ ग्रेट प्रेजेंटर। ये फ्लिप ऑलरेडी करवा रखा है, पहले फ्लिप को ही फ्लिप ग्रिड बोलते थे एंड अब जो है 2022 में इसको फ्लिप वॉज रीनेम टू फ्लिप ग्रिड को, और अब 2024 की समर्स में हम इसको बंद कर रहे थे इस ऐप को। अडोब इलस्ट्रेटर की बात करेंगे तो ये वेक्टर ग्राफिक एडिटर है, यानी कहीं ना कहीं इमेजेस पे ज्यादा फोकस करेगा, ये उनको एडिट कर सकता है, उनको बेटर बना सकता है। 16th question, common sense question, dissolved oxygen, a water quality parameter, is essential in which of the following bodies and sources? तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ होता है, रिवर वाटर में होगा, लेक वाटर में होगा, आपका पॉन्ड वाटर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते थे कि इनमें कितनी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, उस बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी जो है उसके अंदर पाई जा रही है। हम ये चेक करते थे कि कई मछलियां जो हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गई तो जो प्लांट्स मछलियां हैं वो मर तो नहीं जाएंगे, वो चेक करते हैं कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बेटर होनी जरूरी है। तभी हम बीओडी की बात करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, कि वहां पे बीओडी ज्यादा है यानी डिमांड ज्यादा है, मतलब डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गई है। ठीक है, सो वो चीज आपको टैप वाटर या अंडरग्राउंड वाटर में तो नहीं मिलेगी ना, राइट। टैप वाटर या अंडरग्राउंड वाटर में तो कहीं नहीं मछलियां और पेड़ पौधे आ रहे। ओके, सो ये दोनों नहीं रहेंगे, ए, बी और ई जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की बात इन वाटर बॉडीज के केसेस में करते हैं।
Number of digits an individual can report back without error in a single presentation represents. तो यानी कि आपको एक बार चीज दिखाई, उस एक बार चीज को सिंगल प्रेजेंटेशन के बाद अब आपको कितनी चीजें याद हैं वो चीज। अगर आपको याद हो, एक गेम भी आता था ऐसा ऐसा करके, कंप्यूटर में अभी भी आता होगा आई थिंक। उसमें क्या होता था, हम स्कूल में बैठ के खेलते थे कंप्यूटर के पीरियड में, कि आपने इसके ऊपर टैप किया तो ये दिखाएगा इसके पीछे क्या है, ठीक है। फिर आपने किसी और पे टैप किया तो उसको भी दिखाए। शुरुआत में आपको वो एक बार सारे दिखा देगा, फिर वो फोल्ड हो जाएंगे, फिर आपको मैच करने हैं कि आप एक बारी में कितने मैच कर पाते हो, ठीक है। सो वो आपको पिक्चर्स मैच करनी होती हैं यूजुअली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है। इट्स लाइक यहाँ मैंने 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से लिख के आपको एक बार दिखा दिया और फिर इनको फोल्ड कर दिया, अब नहीं दिख रहा है। अब आपको इनमें से कितने नंबर्स याद हैं एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से। सो वो चीज क्या होगी जी, वो मेमोरी स्पैन को चेक करने के लिए होती है। ये मेमोरी स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी बेसिकली इसमें देखी जाती है कि कितना आपको याद रहता है। चंकिंग की आप बात करेंगे तो चंकिंग मतलब चंक्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में। किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को याद नहीं हो रही है जो आपको, तो आपने चंक्स में डिवाइड कर दिया। मान लो कोई फोन नंबर है, जैसे ऐसे होते हैं ना, मान लो 7, 8, 9, कितने नंबर हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब मुझे ये नंबर याद करना है, तो मैं इस पूरे नंबर को ऐसे याद करने की बजाय चंक्स में करूंगी कि 1800, 78, 9100। तो मैंने 3 चंक्स में इसको डिवाइड कर दिया और याद कर लिया। तो ये एक मेमोरी को समझने, इंफॉर्मेशन को समझने के तरीके को मतलब बेटर करने का एक तरीका है हमारे पास। ओके, तो इससे हम इंप्रूव कर सकते हैं अपनी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग। टाइम जोन इज लाइक एक पर्टिकुलर एरिया में कि कहाँ कहाँ सेम टाइम है। जैसे आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन फॉलो होता है, बट आप यूएस में या कनाडा वगैरह में देखेंगे तो अलग अलग टाइम जोन्स आपको फॉलो होते हुए नजर आएंगे। वो टाइम जोन है। फोनोलॉजिकल लूप की आप बात करेंगे तो फोनोलॉजिकल लूप भी मेमोरी से रिलेटेड है। जब हम एपिसोडिक लॉन्ग मेमोरी या वर्किंग मेमोरी की बात करते हैं तो वो कैसे हो सकती है, या तो विजुअल नॉलेज से या लैंग्वेज से। तो जहां लैंग्वेज आ गया वहां फोनीम्स या फोनोलॉजिकल लूप आ गया, उससे रिलेट कर दिया हमने। और विजुअल एस्पेक्ट है तो विजुअल स्पैटियल स्केच पैड से रिलेट कर दिया, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जीसीएम मॉडल आर वाइडली यूज। जीसीएम की फुल फॉर्म पूछिए, एक आधा ऐसा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ओके, सो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है तो क्या ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल, जनरल सर्कुलेशन मॉडल, ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल और जनरल क्लाइमेट मॉडल। तो थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकता है। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है तो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल हो सकता है या फिर जनरल सर्कुलेशन मॉडल हो सकता है, यानी बी एंड सी आपका आंसर आएगा। सर्कुलेशन, इसमें हम जनरल सर्कुलेशन ही चेक करते हैं ग्लोबल लेवल पे। जो हम साइकिल्स की बात करते हैं ना, अलग अलग साइकिल्स की, वो सारी चीजें बात करते हैं कि अच्छा ये बायोस्फीयर है, लैंड सरफेस है, क्रायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, एटमोस्फीयर है। तो ये स्फीयर्स के बीच में यूजुअली हम 3 देखते हैं, एक लिथोस्फीयर भी हम देखते हैं। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, इन चारों स्फीयर में क्या कनेक्शन है, कैसे जो है साइकिल्स चलती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं सारी साइकिल्स ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज में। ओके, Which of the following research approaches suggests that the theory is an outcome of research? तो इनमें से कौन सा रिसर्च ये सजेस्ट करता है कि थियरी जो है वो रिसर्च से आती है। यानी कि पहले आप स्पेसिफिकली रिसर्च करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, चीजें देखोगे, तब जाके आप उसको जनरलाइज करके थियरी बनाओगे। तो कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिक, थियरी का मतलब तो जनरली हो गया ना, तो स्पेसिफिक टू जनरल आप जा रहे हो। तो इंडक्टिव अप्रोच में होता है ये, डिडक्टिव अप्रोच में इसका उल्टा हो जाता है जब हम जनरल यानी थियरी टू आप स्पेसिफिक जा रहे हो, ठीक है। तो जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। क्वांटिटेटिव सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है। क्रॉस सेक्शनल अप्रोच हमने पढ़ा है कि एक टाइम पे आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो सारा का सारा, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी या अप्रोच हो गया। देन है जी, टर्म्स दे रखी हैं, टर्म नाम से ही आपको समझ आ जाएंगी। डिसीजन मेकिंग, कंफर्मेशन बायस, बिलीफ, परसिवेंस, परसिवेरेंस, ठीक है, एंड ओवर कॉन्फिडेंस बायसनेस। तो पढ़िए एक बार, देखो, द टेंडेंसी टू होल्ड ऑन अ बिलीफ इन फेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। यानी कि आपका एक बिलीफ है, उसके अगेंस्ट एविडेंस भी है कि ये सही नहीं है आपका बिलीफ, बट स्टिल आप वो बिलीफ बनाए रख रहे हो, होल्ड कर रखा है आपने वो बिलीफ। तो वो बिलीफ की परसिवेरेंस है कि आपने वो बिलीफ अभी भी बना रखा है।
Okay, the tendency to have a more confidence in judgment and decision that we should based on probability, यानी आपका जितना probability के basis पे आपको confidence होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा confidence है, तो confidence biasness आ जाएगी, यानी ये first और ये second। आंसर तो वैसे यहीं से आ गया थर्ड, बट स्टिल ये देखो, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड मेकिंग चॉइसेस अमंग देम। तो जब आप इवेल्युएट कर रहे हो और बाद में आपने चॉइस की है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ डिसीजन आपने बनाया है, तो वो डिसीजन मेकिंग आपका हो गया। एंड फिर एक ऑप्शन बच गया, टेंडेंसी टू सर्च फॉर एंड यूज द इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स आवर आइडिया रादर देन रिफ्यूज देम, यानी हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं जो हमारे आइडिया को सपोर्ट कर रही है, जो रिफ्यूज कर रही है उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। सो वो भी एक तरीके से बायसनेस होगी और उसको हम कंफर्मेशन बायसनेस बोलते हैं। आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस भी हम कॉमन सेंस से भर सकते हैं अगर बेसिक नॉलेज हो तो। द डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो सीपीयू का पता हो तो भी आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही कट आउट हो गए। ओके, फिर है एंड द डैश प्रोसेसर मेड बाय इंटेल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, तो स्पीड रोम रैम पेंटिनम इनमें तो नहीं होगी, हर्ट्ज में मेजर होगी। तो स्पीड जो है वो मेजर की जा रही है किसमें, हर्ट्ज में, यानी कि पहला तीसरे नंबर पे ई आएगा। ये देखो आंसर यहीं से आ गया। बट स्टिल आपको ये तो पता ही है कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल कौन सी होती है अपनी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी सी, ठीक है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, वेरेज जो आपका रोम है उसको यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में टू होल्ड अ स्मॉल स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसको हम बूटअप प्रोग्राम बोलते हैं। बूटअप के लिए हम रोम को यूज करते हैं। बचा क्या, पेंटियम जो है, तो पेंटियम क्या है, यहाँ पे एक प्रोसेसर है जो इंटेल ने बनाया है। तो आंसर क्या हो गया जी आपका, फर्स्ट BDECA। ओके, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वॉज एसोसिएटेड विद, भले ही ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन ये डिट्टो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आया हुआ है और मैंने करवाया है, क्लास नंबर 44 में करवाया हुआ है ये। अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी 5 ऑप्शन थे, 5 में से 3 ऑप्शन सेम है, जो 3 ऑप्शन वहां आंसर थे वही 3 ऑप्शन यहां आंसर है। खालसा कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज ये आंसर रहेगा। रिपीट है, डिट्टो रिपीट है। ये देखो ये क्वेश्चन था वो 44th क्लास में करवाया था, 39th क्वेश्चन डिट्टो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पहले वाली क्लासेस भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, ठीक है। तो वो रिसेंट के ही हैं सारे, इससे पहले जस्ट पहले के, तो वो भी आप सारे कवर कर सकते हो। तो किससे एसोसिएटेड है वही पूछा था यहाँ पे भी, खालसा, मिलिंद और इसका आंसर ABCD और ABC और ACD था, यानी ये चारों पहले चार, एल्फिंस्टन कॉलेज, खालसा कॉलेज, मिलिंद कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज, और बचे हुए ये 3 ऑप्शन जो है वही हमारे इस बार वाले क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ओके, सो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है जी, प्लीज टेक पीवाईक्यूज सीरियसली। मालवेयर टाइप्स, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, लॉजिक बॉम्ब, रूटकिट प्रोपगेट्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ थ्रू अ नेटवर्क, तो अपनी कॉपीज घुमा देता है इधर उधर, तो वो वॉर्म हुआ, कीड़ा, कहीं ना कहीं वायरस की तरह, ठीक है। फर्स्ट, अगर आपको इतना भी आइडिया हुआ तो देखो यहां पे पहुंच गए हम। ओके, ट्रिगर्स एक्शन व्हेन सर्टेन कंडीशंस अकर, तो कुछ एक कंडीशंस जब मेट हो जाएंगी उस टाइम पे ट्रिगर करेगा, ये लॉजिक बॉम्ब होता है। अगर नहीं पता था तो अब ध्यान रखिए इसका। एंड हुक्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स टू हाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ मालवेयर, तो ये उसको वही हैकिंग कर लेगा उसकी, और जो है उसमें हाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं, जब इसको बोला जाएगा तब जाके ये एक्टिवेट होगा। कंटेन्स अनएक्सपेक्टेड कवर्ट इफेक्ट, तो वो क्या है अपना, ट्रोजन हॉर्स है। तो आंसर अपना फोर्थ आ गया। आप लॉजिक बॉम्ब और रूट किट का ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स तो बहुत बार आया हुआ है पीवाईक्यूज में, हमने काफी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड लिखी हुई है, ठीक है, नोट्स में। सो अ कॉमन रूट किट क्या हो जाएगा, ये साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, डाटा को इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, एक्सेस टू गेन एक्सेस एंड इन्फिल्ट्रेट डाटा फ्रॉम मशीन्स विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, तो पता नहीं चलता और लंबे टाइम तक जो है ये वहां पे हिडन पड़े रहते हैं।
लॉजिक बॉम्ब की आप बात करेंगे। मालिशियस कोड है, स्पेशल चीज ये है कि ये डोरमेंट पड़ा रहेगा यानी सुस्त पड़ा रहेगा जब तक स्पेशल कंडीशंस जो है उसको नहीं मिल जाती। जैसे ही स्पेशल कंडीशन मिली वो ट्रिगर हुआ और वो मतलब इट्स लाइक एक लॉजिक अगर उसको मिला बॉम्ब को तो वो वहां पे ट्रिगर होगा और वहां पे एग्जीक्यूट कर देगा डिस्ट्रक्टिव एक्शन को, जो भी फाइल डिलीट करना या किसी क्रिटिकल सिस्टम को डिसरप्ट करना, जो भी उसको कमांड दी गई होगी वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। A collection of students work in an area showing growth, self-reflection and achievement. तो ये कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? मॉडलिंग, पोर्टफोलियो, मास्टरी, गोल या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। पोर्टफोलियो जी, इजीएस्ट क्वेश्चन। पोर्टफोलियो में क्या होता है? यही तो होता है हम अपनी सारी चीजें, अपना बेस्ट काम दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हम मानते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज लाइक जो हमें ठीक लगती हैं कि हाँ ये अचीवमेंट्स हैं, ये चीजें हम शो कर सकते हैं, तो वो चीजें जो है हम पोर्टफोलियो में शो करते हैं। ना ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ना ही मास्टरी गोल या फिर मॉडलिंग है। मॉडलिंग में आप इस तरीके से नहीं शो करते। ओके, मॉडलिंग इज लाइक दूसरे को देख के सीखना, जो हमने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या जो सोशल बंडूरा वाली सोशल लर्निंग थियरी है उसमें किया हुआ है। Which of the following universities were multidisciplinary in ancient India? अगर आपको इतना सा भी ध्यान हो कि BHU तो 1916 के आसपास कभी बनी है, ये तो एंशियंट इंडिया में नहीं थी, ठीक है। 1916 छोड़ो, 1900 के बाद ही बनी है, तो एंशियंट में ए तो नहीं आएगा। अगर ए नहीं आएगा तो आंसर डी आएगा। सिंपल, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो आप, कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद ना भी हो तो। सो तक्षशिला, नालंदा, बालाभी, विक्रमशिला, ये सारी की सारी ही मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज थी एंशियंट इंडिया में। ओके, तो आंसर आपका फोर्थ आ गया जी, क्योंकि BHU नहीं है आंसर में। देन है, अरे, if the statement some birds are not mammals is given as true, which of the following statement can be inferred to be false? तो ये हम AEIO के थ्रू करते हैं अपना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, VIP क्लास नंबर 1। तो अगर मैं बोल रही हूं some birds are not mammals, ये some नोट वाला पोर्शन यहां आता है, ये some होता है, ये all और ये no, ऐसे ही होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ए और ओ। तो अगर ये चीज सही है तो दूसरी गलत हो जाएगी, या दूसरी सही है तो पहली गलत हो जाएगी। तो सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, तो इमीडिएटली कौन सी गलत हो जाएगी? ऑल बर्ड्स आर मैमल्स, राइट। क्योंकि अगर कुछ एक बर्ड्स मैमल्स है ही नहीं, लॉजिक चलो और कुछ नहीं पता, कुछ एक बर्ड मैमल नहीं है तो सारे बर्ड्स मैमल कैसे हो सकते हैं, राइट। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज इफ द वर्ड स्टॉक, STORK, इसको हमने लिखा है VQRON, ठीक है। तो हम टायर्ड को कैसे लिखेंगे? TIRED, ठीक है। एस के बाद तो SPQRSTU, यानी मैंने T और U को छोड़ दिया और फिर मैं V पे पहुंची, ठीक है। ऐसे ही अगर आप K को देखोगे, JKLM, L और M को छोड़ दिया और हम N पे पहुंच गए। ओके, ऐसे ही टी के बाद क्या है? नहीं, ये तो उल्टा है, ये इस साइड से छोड़ दो इसको, यानी कि QRST, तो R और S छोड़ दिया आपने। अगेन ये वापस O और R, यानी OPQR, P और Q छोड़ दिया बीच में। देन ये वापस उल्टा, तो ये एरोज उल्टे हैं एक तरीके से। सो PQ छोड़ के हम R पे पहुंचे, यानी दो दो लेटर्स हमने छोड़े हैं। सो टी में सबसे पहले नीचे की तरफ एरो, यानी T PQRST UV PQRST, हाँ, UV छोड़ दो तो W आ जाएगा, फिर उल्टा, फिर ये ऐसे। तो हम एक बार ये इधर वाले कर लेते हैं, जैसे D के बाद EF छोड़ दिया, G आ गया, E और F छोड़ के। R के बाद PQRST, U आ गया, यानी W U और G, ये तीन तो आएंगे, W U और G। देखो यही आंसर आ गया, मुझे वापस तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब क्या ये सही है? अगर मैं यहाँ F करती हूँ तो F ABCDEF, G और H छोड़ दो, I आ गया, ठीक है। E ABCDE, C और D छोड़ दो तो यहाँ पे क्या आ गया? B आ गया, ठीक है जी। तो बिल्कुल इजी सी कोडिंग थी, आंसर हमारा सेकंड रहेगा। National Education Policy 2020 recommended the integration of humanities at the undergraduate level with subjects of, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, प्रोपेगेंडा टेक्निक्स। प्रोपेगेंडा टेक्निक्स जैसा कोई वर्ड भी NEP की आपको PDF में नहीं मिलेगा। सो ऐसा कोई वर्ड, मतलब सब्जेक्ट तो छोड़ो, वर्ड भी नहीं है। ओके, बचे ये चार सब्जेक्ट्स, ये चारों के चारों ही आंसर होंगे। आंसर अपना ए हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो वो इंटीग्रेशन इन सारे सब्जेक्ट के साथ है, जिसके साथ आप जो सब्जेक्ट लेना चाहो आपकी मर्जी।
A person travels from x to y at a speed of 50 km per hour, returns from y to x by increasing his speed by 50%. अब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? अगेन दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, एक शॉर्टकट तरीका, एक जो है अपना लॉजिक वाला तरीका। लॉजिक वाला तरीका क्या बोलता है पहले वो कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिक वाले तरीके में क्या होगा, अपने पास एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये नॉर्मल जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है अपना वही लागू हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए आपको कोई और अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारा नॉर्मल मेथड है। सो एवरेज स्पीड निकालनी है। अब देखो x टू y आप जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर से, अब y टू x आना है, यानी डिस्टेंस तो सेम है। मान लो मैं डिस्टेंस d मान रही हूं, ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है, लेकिन वापस आते टाइम आपने स्पीड को 50% इंक्रीज कर दिया, यानी पहले अगर 50 किलोमीटर थी तो उसका 50% इंक्रीज अगर आप करोगे तो क्या आंसर आ गया, 25 बढ़ा दी, यानी 50 से अब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप आ रहे हो। ठीक है, क्लियर? एक सेकेंड थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि हम आराम से अपना क्वेश्चन पूरा एक ही बार में सोल्व करें। यानी आते टाइम अब आपकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। तो दो स्पीड है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन डिस्टेंस सेम है। ओके, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d प्लस डी, यानी 2d, टोटल डिस्टेंस 2d आ गया। टोटल टाइम क्या होगा, एक टाइम क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो होगा ना, डिस्टेंस बाय स्पीड ही तो होता है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, एक स्पीड हो गई 50, ये मेरा मान लो t1 आ गया, और मेरा t2 आ गया डिस्टेंस बाय दूसरी स्पीड यानी 75। तो मैं इनको टोटल टाइम निकाल सकती हूँ t1 प्लस t2 करके, यानी d डिवाइड बाय 50 प्लस d डिवाइड बाय 75। इसको सोल्व कर दोगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी जी। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको एलसीएम ले लो। अगर मैं एलसीएम 150 ले रही हूँ तो 50 5 3 3d प्लस 75 दूनी 150 2 2d, और ऊपर तो अपना ये 2d है ही, तो 2d डिवाइड बाय 5d और 150 को ऊपर ले जाओ, यानी कि 2d डिवाइड बाय 5d इंटू 150। तो ये d से d कैंसिल, 5 3 15 0 3 दूनी 6, 60 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड होगी। समझ आया? ये रहेगा आंसर। ओके, तो ये तो क्या था अपना लॉजिक वाला तरीका, यानी कि अपना जो नॉर्मल तरीका है जिसमें आपको अलग से कोई नया फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता ही है। अगर वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी आपको याद ना हो तो ये देखो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, पर आवर यानी टाइम होता है, और ये दे क्या रखी है, स्पीड दे रखी है। तो यहां से भी याद रख सकते हो आप किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये बचपन से याद है आपको, इस फॉर्मूला से सोल्व हो सकता है, ये आपका जेन्युइन मेथड हो गया। बट एक ट्रिक रहेगी, जब दोनों डिस्टेंस सेम हो, यानी जब डिस्टेंस सेम है और एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई इन दोनों स्पीड से निकाल सकते हो। यानी एक स्पीड मेरी 50 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी स्पीड मेरी 75 है, तो यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 इंटू 50 इंटू 75 डिवाइड बाय 50 प्लस 75। 50 प्लस 75 आप करेंगे तो 7 8 9 10 11 12 125 एंड 2 50 75, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 6 7 5 एक सेकेंड, 5 एकम 5 5 5 25, तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, आंसर आपका आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पे ये चीज है कि अगर डिस्टेंस सेम हो, तो अगर ये डिस्टेंस अलग होता तो गड़बड़ हो जाती, तो आपको ये वाला तरीका ज्यादा बेटर साउंड करेगा कि अगर अलग भी है तो भी आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है। जैसे सक्सेसिव वाले में भी एक फॉर्मूला याद करना पड़ रहा था, या फिर आप लॉजिक लगा सकते थे। सो इट्स टोटली अप टू यू। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, जो आपको ईजी लगे, समझ आए। अगर आपको याद रखने वाली चीज अच्छी लगती है तो ये ट्रिक याद रख लो, लेकिन बाद में ये वाला फॉर्मूला तो समझ ही लो, ईजी वाली चीज है। Which of the following electronic technologies is the key technology for making the first generation electronic computer? Easiest question, मतलब बेसिक है कंप्यूटर वाली जो यूनिट है उसका, करवा रखा है सारा का सारा, वीआईपी टॉपिक्स में भी करवा रखा है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब थी जी, तो फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में आपको वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। Which of the following is correct in the context of syllogism?
करवा रखा है। अगेन देखो, व्हेन विद टू नेगेटिव प्रीमाइस अफर्मेटिव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, नहीं, जब आपकी दो प्रीमाइस नेगेटिव हैं तो आप कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं निकाल सकते। प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन इज द माइनर टर्म, तो प्रेडिकेट यानी कि कंक्लूजन में आएगा एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वाला पहले वाला माइनर और दूसरे वाला मेजर। तो जो सब्जेक्ट है कंक्लूजन में दैट इज माइनर टर्म और जो प्रेडिकेट है दैट इज मेजर टर्म, तो ये भी गलत हो गया। मिडल टर्म मस्ट भी, अगर ये दो ही, वैसे तो दो ही सही निकालने, तो ए और बी तो नहीं आएगा। ये देखो ए और बी नहीं आया तो ये फॉर्मूला गलत। डी ई सी ई यानी ई तो आएगा ही आएगा। तो देखो मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द प्रीमाइसेस या विद टू यूनिवर्सल प्रीमाइस पट्टी। ये वही वाली चीज होगी कि आप दो नेगेटिव प्रीमाइस से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, सेम आप दो यूनिवर्सल प्रीमाइस से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो आंसर आपका सी और ई आ जाएगा। ई में क्या बोल रहे हैं, जो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में वो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ये भी हमने बोला था, सही है, रूल है। सीई आंसर हो गया आपका। वीआईपी क्लासेस में करवा रखा है ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पूरा पोर्शन। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट ओपन फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग, कब खोला था, अर्थ समिट 1992, करवा रखा है। बहुत सारे पीवाईक्यूज में आया हुआ है, सिर्फ पीवाईक्यूज से भी आपके पेपर सोल्व हो सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो अच्छे से। मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, कुतुब मीनार इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर कुतुब मीनार इज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये क्या बात हुई, तो ये आपने एक छोटी छोटी बात को जोड़ के कुछ और ही कंक्लूजन निकाल दिया, तो ये कंपोजिशन में गड़बड़ है। इक्विवोकेशन नहीं है, स्लिपरी स्लोप भी नहीं है, हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं है, ये कंपोजिशन में गड़बड़ है। इन्होंने तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए फैलेसी ऑफ डिवीजन भी ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। सो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन और डिवीजन में होता है कंफ्यूजन, तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन ये रहेगा। फैलेसीज फॉर्मल नॉन फॉर्मल सारी फैलेसीज करवा रखी हैं, विद पीवाईक्यूज करवा रखी हैं। मेक श्योर आप वीआईपी टॉपिक्स देख के जाएं, ठीक है, वरना आप पछताएंगे। The general context of communication is known as communication situation, communication position, praxis या फिर convention। तो जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, तो जो भी जनरल कॉन्टेक्स्ट होगा वो कम्युनिकेशन की सिचुएशन होगी। इजी क्वेश्चन, ओके। When a water body comes extremely low in nutrient content, पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, जब एक्सट्रीमली लो हो गई है तो उसको हम ओलिगोट्रॉफिक बोलते हैं। ये देखो, लो न्यूट्रिएंट, लो प्रोडक्टिविटी, हाई वाटर क्लैरिटी, मेसोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक। अच्छा, डिस्ट्रॉपिक क्या होता है, ये आपका होमवर्क रहेगा, एक ही होमवर्क दे रही हूँ पूरे टाइम में। सो ये डिस्ट्रॉपिक जो है वो आप कमेंट करके बताइएगा, डिस्ट्रॉपिक में और ओलिगोट्रॉपिक में क्या फर्क है, ओके। National Education Policy 2020 aims to create fragmented university, online universities, knowledge hubs और corporate cluster of education। कॉर्पोरेट क्लस्टर या ऑनलाइन या फ्रेगमेंटेड बिखरा हुआ होना, ऐसी चीजों की बात इन्होंने नहीं की है, नॉलेज हब बनाने की ये बात करते हैं, ठीक है, नॉलेज पे फोकस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन कम्युनिकेशन आर द रिटोरिकल स्ट्रक्चर, तो कौन से जो है वो रिटोरिकल स्ट्रक्चर होंगे। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज नहीं होगा क्योंकि पैरा लैंग्वेज में यूजुअली हम सिर्फ वोकल टोन उस पर फोकस करते हैं। क्लस्टर, फॉर्म, जेनरे या जोनर बोल देते हैं जिसको, या फिर नैरेटिव, तो ये चारों के चारों जो हैं वो रिटोरिकल स्ट्रक्चर में आएंगे जी। आंसर बी सी डी ई हो जाएगा। पैरा लैंग्वेज में रेफर्स टू दैट वोकल एलिमेंट जो स्पीच को अकम्पनी करते हैं, कि आपके बोलते टाइम आपकी टोन, स्पीच जो क्या है वो सारी चीजें पैरा लैंग्वेज में आती हैं, जो एग्जैक्टली लैंग्वेज नहीं बट लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। सो ये रिटोरिकल स्ट्रक्चर नहीं है अपने आप में। क्लस्टर की आप बात करेंगे, क्लस्टर इज लाइक आपने जो है अलग अलग आइडियाज को, थीम को या जोड़ दिया, उनको अरेंज कर दिया, ठीक है। फॉर्म कोई भी मैसेज या मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जब आप बात करते हो किसी मैसेज की जो एक मीनिंग आप तक पहुंचा रहा है। ऐसे ही जॉनर यानी कि पर्टिकुलर कैटेगरी आपने बना दी, जैसे हम बोलते हैं ना ये कॉमेडी जॉनर है या ये जो है हॉरर जॉनर है, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा कि अच्छा ये नैरेटिव फॉर्म में है, एक्सपोजिटरी फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ओके। तो वो एक कैटेगरी बना दी जॉनर, मतलब नैरेटिव में क्या रहेगा, जो आपको नरेट कर रहा है, ओके। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको उस स्टोरी के बारे में बताएगा, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, न्याय विच फैलेसी इज कमिटेड, तो ये हेत्वाभास वाली फैलेसीज दे रखी हैं, हेत्वाभास भी करवा रखा है। एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है बिकॉज बहुत डिटेल में करवा रखी हैं चीजें, मतलब दोबारा एक्सप्लेन करना इज लाइक क्लास को जबरदस्ती लंबा खींचना, ओके। तो वीआईपी क्लास नंबर 5 चेक कर लीजिएगा, आपको इन सारों के बारे में सारे हेत्वाभास आपका क्लियर हो जाएगा। असाधारण इसका आंसर होगा। यूजुअली यही ऑप्शंस, यही जो आपके हैं एग्जाम्पल्स रिपीट होते हैं, सो ध्यान रखिए, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो जब आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन, टेक्नोलॉजिकल मीडियम, लार्ज ऑडियंस, प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है अगर आप मास लेवल पे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स होने जरूरी हैं जो बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए आपकी बात को। ऑडियंस लार्ज होगी, उसी को हम मास कम्युनिकेशन बोलेंगे, तो ये भी एसेंशियल एलिमेंट है। और एक मीडियम का होना भी जरूरी है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन इज लाइक, जैसे कई बार होता है ना कि पेशेंट बेड पे अगर लेटा हुआ है या आईसीयू में है, तो वो पेशेंट के आसपास मशीन लगी होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली उसकी सारी कंडीशंस को ऑब्जर्व कर रही होती है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन यूजुअली हम किस में यूज करते हैं? मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, अगर आप देखेंगे तो सर्च करके भी। सो इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो अपने ठीक है, यानी बी सी डी ई जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। इन ब्रीडर रिएक्टर, अगेन पीवाईक्यू से क्वेश्चन है, ये करवाया हुआ है। आप देखेंगे मैंने उस टाइम भी बताया था कि ये अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। और इसमें यही मेजर चीज थी कि ज्यादा फिसल मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है रादर देन कंज्यूमिंग इट। तो आंसर फर्स्ट आ गया। रिपीट है पीवाईक्यूज से डिट्टो, अगर आपने पीवाईक्यूज ध्यान से किए हो तो आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। मेजर पोर्शन आपका पेपरों का पीवाईक्यूज से सोल्व हो जाता है अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए तो। An important feature of the third 5-year plan was अबोलिशन। देखो आपको मान लो कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, फिर भी आप अगर थोड़ा सर्च करने की कोशिश करोगे ना तो एक तो इंपॉर्टेंट फीचर पूछा है, तो अबोलिशन ऑफ एजुकेशन कमीशन, ये तो कभी बात ही नहीं हुई। और वैसे भी जितने भी एजुकेशन कमीशन है वो वैसे भी साथ ही अबोलिश हो जाते हैं, तो वो कोई बात ही पॉइंट ही नहीं बना। ये तो रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस, जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम नए नए 5-year प्लान ला रहे हैं, तो हम कॉलेजेस को बढ़ाने की बात करेंगे या रिड्यूस करने की बात करेंगे? ऑब्वियस है। सेटिंग अप एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट्स इन सम यूनिवर्सिटीज, या फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस करना है। सो ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात थोड़ा सा लेटर आई थी, ये थर्ड ऑप्शन हमारा रहेगा जिसमें हम रिसर्च यूनिट्स जो है वो सेटअप करने की बात कर रहे हैं, रिसर्च के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। स्वयं प्रभा ये भी करवा रखा है वीआईपी टॉपिक्स में, बताया था इससे क्वेश्चन आता है। चैनल नंबर ये भी बोला था, 10 चैनल तक तो चीजें याद रख लो, मेजरली क्वेश्चन 10 चैनल तक आएगा, अदरवाइज आपका उन 10 चैनल याद रखने से आपको चीजें याद हो, मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, तो अगर आपने वो कर रखा था तो आपको पता होगा, नहीं कर रखा था तो नहीं पता होगा। वीआईपी टॉपिक नंबर 7 में करवा रखा है ये सारा का सारा, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का प्रबोध का आ जाएगा ये आपका सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज। चैनल नंबर 4 एजुकेशन एंड होम साइंस, देन आपका सेकेंड ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और विधिक जो है वो लॉ एंड लीगल स्टडीज से रिलेटेड। ये था कंक्लूजन, करवा रखा है, ठीक है। ओके, if Lm represent a number of L in base M number system, then which of the following equalities, ये भी बोला था कि अब आजकल डेसिमल वाले आ रहे हैं ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल वाले इजी हो गए हैं, सबको आते हैं। ओके, तो सेम नंबर दे रखा है इन्होंने इसमें, तो इसमें से 2, 4, 8 और 16 के बेस पे लेके जाना है। मैं आपको एक करके बता देती हूँ, वैसे ही सोल्व होंगी चीजें। मान लो ये 4 वाला उठाते, क्योंकि 2, 8, 16 वाला हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में करवा रखा है मैंने, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी। ओके, अदरवाइज जो आपकी एक सिंगल प्लेलिस्ट है पेपर 1 से रिलेटेड, उसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, सो 127, जब भी डेसिमल वाली चीज होती है तो हम डेसिमल के पहले का और बाद का, इन दोनों को कन्वर्ट करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। अगर मैं 127 को कन्वर्ट करना चाहूं तो ये सारे कन्वर्जन में, जहां 2 है 2 से डिवाइड कीजिए, 4 है 4 से, 8 है 8 से, और 16 है तो 16 से डिवाइड कीजिए। मैं 4 से कर देती हूँ, 4 तिये 12 एंड 4 एकम 4, 5 6 7, 3 हमारा रिमाइंडर बच गया। देन वापस 4 से, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 7, 28 के बाद 29, 30, 31, 3 रिमाइंडर बच गया। देन वापस 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 5 6 7, 3 बच गया। अब वापस जा नहीं सकते तो 133 ये उल्टा लिख दीजिए, ठीक है जी। फिर आ गया डेसिमल, यानी डेसिमल से पहले वाली चीज तो बिल्कुल सही है। ओके, ऐसे ही आपको 127 को 2 से, 8 से और 16 से करके देखना है। 16 में हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाने के बाद आप क्या करते हो, जो 10 वाला पोर्शन है उसको ए, 10 अगर बच जाता है तो देन बी सी डी ई, तो ये क्या हो गया 10 11 12 13 14 और एफ मतलब 15।
ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर बच सकते हैं ना, जब 16 से डिवाइड कर रहे हो तो आप 15 तक रिमाइंडर बच सकता है कुछ ना कुछ, तो वो 15 तक जो बचेगा अगर 9 के बाद है तो आप ABCDEF उसको लिख सकते हो। ओके, तो ये तो आ गया जी 133, ये तो सही है 13333। अब बात करते हैं 0.125 की। 125 जब ऐसा कुछ होता है तो आप ऐसे लगाइए, ये पॉइंट को भूलिएगा मत, याद रखिए। इनटू करना है अब आपको, पहले डिवाइड कर रहे थे अब मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसमें यहां जब ये वाले को सोल्व करोगे 2 बेस में तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 बेस में है तो 4 से, 8 बेस में है तो 8 से, 16 में है तो 16 से। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौके 20, 2, 5 चौके 20, 2, 4 दूनी 8, 9 10, हंसी लगे 1, 4 एकम 4 और 1 5, और ये 0 का 0 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया तो ये 0 ही रहा मल्टीप्लाई के बाद। यानी डेसिमल अगर मल्टीप्लाई करके डेसिमल से इधर कोई नंबर आता तो वो हम यहाँ 0 की जगह मेंशन करते, जैसे अभी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 0 5 चौके 20, यानी कि यहाँ आएगा, ये नंबर आया आपका। ओके, सो ये नंबर आया तो 2 यहाँ पे आ गया, यानी 0 और 2, तो 0 और 2। ठीक है, तो ये फोर्थ, ये तो ठीक है। जब आप बाकी सारे भी करके देखोगे ये सारे ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये आपका, आप प्रैक्टिस कर सकते हो कन्वर्जन की। अरे चलो, ये तो ड्रॉप ही है। ठीक है, मिसिंग नंबर पूछा था, थोड़ा कॉमन लॉजिक लगा के सोल्व हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट ये ड्रॉप्ड है। वर्किंग 9 hours a day, 12 persons complete a work in 25 days. Working 6 hours a day, 15 persons can do the same work in। तो जब सेम वर्क की बात हो रही हो तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक तो ये आपका डे, ये है डेज है, डे टाइम है 9 घंटे, और आपके लोग हैं, पीपल लिख लो। ठीक है, तो ये D1 D2 D1 T1 P1 ये बराबर रहेंगे किसके, D2 T2 और P2 के। हमसे डी पूछा है, दूसरा डी पूछा है, कितने दिन लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है जी, ये दिन है 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 घंटे मल्टीप्लाई बाय 12 लोग, ये सारे मिलके जो काम कर रहे हैं वही काम करना है दूसरों को भी। इसमें 6 घंटे हैं, D2 हमें निकालना है, टाइम 6 घंटे इंटू 15 लोग, यानी आप कैसे सोल्व कर सकते हो इसको, 25 9 12, अरे तो ये पेन ना, 12 डिवाइड बाय 6 और अपना 15। ठीक है, इज इक्वल टू आपका D2 आ जाएगा। तो ये 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 5 25, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दिन आ गया जी आंसर। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा ही है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। देन बचते हैं आपके कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन। ये कॉम्प्रीहेंशन है, वीडियो को स्टॉप करके कॉम्प्रीहेंशन का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पढ़ना है रोक के, वैसे पढ़ के देख लो, आप सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। राइट साइड में जो ये पूरा कॉम्प्रीहेंशन है इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है पार्ट, उस क्वेश्चन का आंसर आपको वहां मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड रहेगा। देन अपना अगला है, इसमें आपका आंसर 47th का आंसर थर्ड रहेगा, अगेन अ पाथ थ्रू इंडोलॉजिकल स्टडीज। देन आपका 48th, इसीलिए मैं आराम से स्किप कर रही हूं ताकि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। ओके, 48 का आंसर भी थर्ड रहेगा आपका, एडवर्ड सी डिमोक और अदर फाइंडिंग फादर्स। देन आपका है 49th का आंसर सेकंड रहेगा, व्यू थियोरीज, फोक टेल्स, पोएम्स, बुक्स, ये सब पढ़ाते थे वो वहां पे रमन, तो ये पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा पैराग्राफ। और 50th का आंसर पहली ही स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा, सिगमंड फ्रॉइड से कंपेयर किया गया है। ओके, सो ये हो गए जी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस देख के भी, जिन बच्चों ने जो पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सोल्व कर रखे होंगे ना, वो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट हैं। जो नए बच्चे हैं, अगर पहली बार देख रहे हो या आपने बहुत कम पीवाईक्यू क्लासेस देखी हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हो, सो प्लीज फिलहाल के लिए आप वीआईपी टॉपिक्स देखिए सारे के सारे, उन पे फोकस कीजिए रिवाइज करने पे, और पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए। डिटेल्ड वीडियो में जब जाइए जब आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा, जैसे मान लो आपको कन्वर्जन समझ नहीं आ रहा, तो डिटेल्ड वीडियो वाली जो प्लेलिस्ट है, पूरी एक सिंगल प्लेलिस्ट, उसमें आपको कन्वर्जन वाली वीडियो ढूंढ के देखनी है। ठीक है, कि कैसे आप जो है ऑक्टल डेसिमल, ये डेसिमल बोलते हैं 10 को, इसको बोल देंगे बाइनरी, 8 बेस को बोल देंगे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल 16 को, तो इस तरीके से कौन से बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाना है वो सारी चीजें भी डिटेल में करवा रखी है।
ओके, सो आई होप आपको ये क्लास जो है वो हेल्पफुल रही हो एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स. टेक केयर, कीप रिवाइजिंग PYQs and keep revising VIP topics. See you in next class.